नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। आज फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पप्पू चमार। स्वागत करेंगे पप्पू चमार जी का। स्वागत है पप्पू चमार जी आपको हमारे चैनल पर। जी, मेरे तरफ से भी आपके दर्शकों को बार बार नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है, त्रिबार नमो बुधाय, जय भीम। ओके, जय भीम। ऐसा है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? देखिए, ये लॉजिकल चीज नहीं है। खाने के लिए जैसे भी खा सकते हैं, ऐसा ये अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा फंडामेंटल राइट है। चूस के खाए, काट के खाए, या जैसे खाए या भीग दे, ये मेरा मुझ पर डिपेंड करता है। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप चूस के खाएं, काट के खाएं या जैसे भी करें। एक चीज देखने को मिला 15 अगस्त को कि भारत के हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, उनका एक तिरंगा शोभा यात्रा निकल रहा था। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर सी बात, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए मैं उनको भी आभार प्रकट करूंगा। और आजादी की बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आप देखे होंगे कि जहाँ लिखा होगा कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो आप जानिए कि वहीं पे लोग पेशाब करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के ही लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वही हमदर्दी हैं? क्या वही देश हित है? कहा कि मुसलमान ईमान वाला है, फिर भी जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा फैला जाता है सदियों से कि मुसलमान इस देश के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं। मतलब ये इनका देश नहीं आतंकवादी है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। मैं आज से 75 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप मांग सकते हैं कि जितने लोग गए क्या बोलते हैं जेलों में, सलाखों के पीछे गए, कोई भी मुसलमान को अभी तक फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा नहीं मिली, केवल एक कसाब को छोड़कर। अच्छा, हाँ, ये सब सोची समझी मतलब बीजेपी का माइंड सेट किया गया। और रहा तिरंगा यात्रा के बाद, इनका सवरकर था, इनका गुलवर्कर था, जो लेन देन में पकड़ाया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1925 से ही 24 या 25 से ही आरएसएस का गठन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने महाराष्ट्र में जो इनका ऑफिस है, वहां तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है? ये खुद देशद्रोही है। आप पटेल साहब ने इन लोगों को देशद्रोही करार दिया था, इन पर बैंड लगा दिया था वैसे संगठन पर। वो गृह मंत्री रह चुके थे ना, विश्व पटेल साहब, सॉरी सरदार पटेल साहब गृह मंत्री रहते, तो उन्होंने आरएसएस के संगठन पर रोक लगाया कि ये देशद्रोही है। जैसे सवरकर है, गोलवरकर है, दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय, ये इनका सरवरकर है, जो 100 बार माफीनामा मांगा था जेल में रह के कि हम आप ही के मुखबरी करेंगे, आपकी दलाली करेंगे, मुझे रिहाई करा दीजिए। दलाल बनने के लिए तैयार थे। ये जो दलाल के लोग हैं, दलाल के चट्टू बट्टू है, चमचा है, ये तिरंगा यात्रा लेके घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ही देश हित है? और इस देश में कोई देश हित नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने बुराइयों को, जैसे अपनी बुराइयों को ढकने के लिए ये सब किया जाता है कि हम देश हित है। किस तरह का बुराई किस तरह का? बुराइयां की, अच्छा, पहले बताइए, आरएसएस के कितने लोग अपने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी, अहम भूमिका निभाई? बता दीजिए। आप देखेंगे, जाइएगा आप इंडिया गेट में, तो 1.5 लाख में, जिसमें 95,000 मुसलमान का ही उसमें शहादत योगदान अंकित है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बता दे एक आरएसएस के आदमी जो शहादत दिया हो या अपनी कुर्बानियां दिया, अगर दीनदयाल उपाध्याय या दुष्ट दीनदयाल उपाध्याय कहेंगे, सरवरकर है, गोलवरकर है, तो ये लोग क्या कर रहा था? इन लोग का क्या अहम भूमिका था? मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ कि पूरा विपक्ष में कह रहा था कि मैं सावरकर को एथी दूंगा, क्या बोलते हैं, अभी पुरस्कार दूंगा, क्या पुरस्कार? हाँ, एथी करने के लिए, क्या बोलते हैं, आपको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज नहीं था उसको, भारत रत्न से किया। भारत रत्न? हाँ, गद्दार जो है वो क्या बोलते हैं, वफादार अपने आप को साबित कर रहा है। तो वो लोगों की नजर में वफादार कैसे है? वफादार इसे कि चटुकारी किया, दलाली किया अंग्रेजों के साथ। आप भी जाइएगा कि जितने आरएसएस के लोग होंगे जो चटुकारता किए होंगे, दलाली किए होंगे, सबसे ज्यादा देखिए उन्हीं के पास जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ओबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक जो मुस्लिम लोग, उन लोग के पास 52 बीघा, 50 बीघा, 1000 एकड़, 500 बीघा क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता, इसलिए कि उन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया है, अपनी शहादत दिया है, उसके लिए लड़ा है। ये दलाली नहीं किया है। अगर दलाली किया होता तो उसका भी मिलता है, ये प्रूव करता है। देखिए, आप जब हार्ड फैक्टर पढ़ेंगे ना, तो एक्स और वाई मानिएगा, और एक्स और मानिएगा, मतलब एक तरफ एक्स और वाई को जो मानते हैं, जेड भी मानिएगा। एक्स और वाई से नहीं मिलेगा तो जेड का मान लीजिएगा, और वो भी नहीं मिलेगा ना, एक्स और वाई जेड तीनों का मान लीजिएगा, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि सवाल ही गलत है। ठीक है, तो हार्ड फैक्टर ये बताता है, ये प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि आप देश के गद्दार है। कहा कि घर जरूरी नहीं है हर बात जुबा से बे करना, मैं आंखों से दिल का किताब पढ़ लूंगा, बस तू सामने खड़ा रहिएगा तो दिल की बात बता देंगे आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप वफादार थे,
आप बहुत वफादार थे, तो ये बताने की क्या जरूरत है? ये प्यार मतलब शोभा यात्रा आप बड़ा निकालने की क्या आप जरूरत देश है? के बहुत वफादार है, तो ये प्यार जताने की जरूरत है, बताने की जरूरत बताने नहीं की है कि जरूरत हम नहीं बहुत है। आपसे मोहब्बत करते हैं। आप जताइए ना। जितने भी भारत के जितने भी जो आम है या जो जनता है वो अब जान चुकी है कि जो लगातार जो पहले छल किया गया हाँ। या अच्छा किया गया, तो लोग समझ रहे हैं इस ना बात ना, को। ये बात को बहुत पहले से बहुत आप देखेंगे सरकार की क्या बात है। हम तो कहेंगे कि काने मानवर कांसीराम साहब कहे थे कि निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और बिहार के लेनिन थे जगदेव बाबू, उन्होंने कहा कि पहला पूत मारा जाएगा, दूसरा पूत जेल जाएगा, तीसरा पूत राज करेगा। तो आपको आना होगा इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए आगे आना होगा। ये कांसी सब राम कहे हाँ, थे। ये नहीं नहीं, ये जगदेव बाबू अच्छा, कहते हैं। जगदेव बाबू। जगदेव बाबू कहते हैं कि पहला पूत मारा जाएगा, दूसरा पूत जेल जाएगा, तीसरा पूत राज करेगा। और मानवर कांसीराम साहब गए थे कि निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों से लड़ना होगा। तख्त बदल दीजिए, ताज बदल दीजिए, बेईमानों को राज बदल दीजिए। इस बेईमानों को राज बदलना होगा। आप देखे होंगे कि आज फिर ये लोकतांत्रिक तरीका को इनको बार बार ये खटक रहा है, बाबा साहब का संविधान खटक रहा है कि ताकि उससे समता मूलक समाज की कल्पना की जाएगी। अब जैसे कि शोभा यात्रा निकाला गया तिरंगा, तो उसमें बाबा साहब का संविधान से क्या मतलब लेन देन? नहीं नहीं, देखिए मैं पूछना चाहता आप शोभा यात्रा क्यों निकाले भाई? सारे लोग जिस तरह जश्न मना रहे थे वैसे आप भी जश्न मनाते हैं। मैं तो कहना कि तुम हकदार नहीं है ये सावरकर, गोलवलकर और दुष्ट दीनदयाल या उपाध्याय के मानने वाले या बीजेपी के मानने वाले, ये लोग हकदार नहीं है जश्न मनाने का। चलिए, इसलिए जश्न मनाने का हकदार नहीं, तुम तो गद्दार है, आज वफादारी पेश कर रहा है। ठीक है, ये गद्दार है, आज वफादारी अच्छा, पेश बोल कर रहे हैं रहा है। गद्दार। जब गद्दार हैं तो फिर देश पे राज कैसे कर रहे हैं? ना तो देखिए लोग बहुत अच्छा बात बोले। संविधान में बाबा साहब ये लिख कर गए हैं कि संविधान कितना हो अच्छा क्यों नहीं है, उस पर बुरे व्यक्ति बैठ जाएंगे, पालन करने वाले हैं तो आपको बुरा ही साबित होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग 85% लोगों को गुमराह करते हुए आज सत्ता पर बैठे हैं। देखिए कहीं आप देखिएगा ना, किसी चीज के अगर गलत व्यक्ति का उत्पत्ति होता है बहुत जल्दी होता है, उसका पतन भी जल्दी होता है। आप देखेंगे पतन होने के कगार पर अच्छा, होने वाला है। बीच में एक बार जब सत्ता में आए थे, बीजेपी आई थी, तो कहीं से ये आया था कि 2014 में देश आजाद हुआ था। हम्म। उससे पहले जो हम लोग थे, देश जो आजाद हुआ था वो भीख में मिला था। हाँ हाँ। उसके बाद अब हम थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा मोड़ना चाहेंगे कि 2014 में आजाद हुआ था कि ये 2014 को आजाद हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 2014 में आजाद हुआ था या 2014 में आजाद हुआ था या 14 में आजाद हुआ, 14 तारीख को आजाद हुआ था। नहीं देखिए 14 तारीख को आजाद हाँ, हुआ था। जिस दिन उन्होंने लोकसभा में क्या बोलते हैं सिंबॉलिक का स्थापना किया, तो उस समझिए कि उस समय उनको आजादी 14 तारीख को। उनको मुझे ये जानकारी नहीं, लेकिन उस दिन उनकी आजादी हुई, इसलिए कि लोकतांत्रिक वो तरीका था जो सिंबॉलिक वहाँ क्या बोलते हैं सदन में जो स्थापित किया मोदी जी द्वारा, ये कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया कि हाँ उस दिन ये लोग आजादी इसलिए जश्न मना रहा है कि हमने फिर राजतंत्र की तरफ एक बार फिर राजतंत्र की तरफ अग्रसरित हुआ ये भारत सरकार। और मतलब ये लोग राजतंत्र यानी अभी राजा हैं। हाँ, ये लोग लोकतंत्र खत्म है, राजतंत्र मतलब राजतंत्र करना चाहते हैं। ये अभी क्या बोले, ये टेलर है फिल्म, बाकी ये टेलर किया जाए। आप देखेंगे भारत में आपने रेल हादसा देख लीजिए, नौजवानों की हत्या देख लीजिए, किसानों का हत्या देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा आप 10 साल में आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा कितनी रेल दुर्घटना घटी हुई होगी और कितने नौजवान मारे गए होंगे और कितने आप देखे होंगे कि क्या बोलते हैं किसान मारे गए। अगर सबसे आज 75 साल में अगर सबसे ज्यादा अगर हत्या होगा नौजवानों को, किसानों को और क्या बोलते हैं आपको इन्हीं के सरकार में हुई है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा पैसा भागने वाला इन्हीं के रिजी में हुआ, दूसरे सरकार में वो तो काला धन ला रहे थे। जी वो देखिए तो आपका रहना कि आप कहेंगे ना कि किसी अच्छाई के पीछे बुराइयां होती, आप कहेंगे कि अगर कोई आप ज्यादा किसी के प्रचार कीजिएगा ना तो समझिएगा जाइए इसके अंदर बुराइयां, तब ये प्रचार कर रहा है। प्रचार करने की क्या जरूरत है? आपके अंदर जो है वो है ये टैलेंट दिखाने का, कहीं ना कहीं ये लोग गलत है। इस बात से साबित है कि ये देश द्रोही है। ऐसे लोगों एक जगह एक्ट लगना चाहिए। एक जगह बहुत अच्छा चीज है, एक ऐड या देखे थे या कुछ कॉमेडी लोग बनाया था कि अपने में मतलब घर में जाता है एक लड़का और अपने माँ से पूछता है कि माँ राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो उसकी माँ बहुत प्यारा जवाब देती है कि बेटा नरेंद्र मोदी। तो बोलता है कि वो कैसे? तो दिन भर उड़ता रहता है।
वो दिन भर उधर उड़ता रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक सज्जन पुरुष हैं और आप लोग भी मतलब नरेंद्र समाज मोदी में जी के समाज हाँ में रहते हैं, तो आपको क्या लगता नहीं है देखिए आपका आप जो देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है अभी कौन हो गया है? ठीक है वो बहुत अच्छा कटाक्षी है और मैं बता रहा हूँ जब आप कह रहे हैं जब मोदी जी की बात है आप वहाँ मोदी जी ओबीसी से नहीं आते हैं मोदी जी ओबीसी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछ तेली है तो वो भी तो नहीं ओबीसी ना में ओबीसी आएगा। से नहीं है देखिए वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो ये आपको नहीं मालूम है देखिए ये आरएसएस का चाल है कि कैसे आप जब इंसान मछली मारने जाता है कहावत बता रहे हैं जब मछली मारने तो उसमें चारा गूंथा जाता है ठीक है मछली बेचैन रहती है वो नहीं समझती है इसमें कांटे होता है उसी तरह ओबीसी के नाम पर ये आरएसएस का कटैली है कांटा की तरफ है ओबीसी ठीक है ओबीसी के प्रोजेक्ट किया गया ये ओबीसी है नहीं आप बता दिए ओबीसी आरक्षण पर क्यों नहीं बोली ओबीसी आरक्षण या ओबीसी के ऊपर काम होना चाहिए ज्यादा लेकिन आप इस पर नहीं उन्होंने जब से सरकार सबसे बड़ा ओबीसी के घाटा हुआ है दूसरा का मैटर का क्यों उन्होंने ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं दूसरा का मैटर मैं बताना चाहता हूं ये मोदी जी एंड कंपनी जो है ये आरएसएस के चट्टा बट्टा है उनको जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपना जाति को ओबीसी में करके ये दिखा दिया कि हम ओबीसी से आते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है आप देखेंगे मतलब जितना उनका एजेंडा है सब दिखावा पे है ये कि हम पढ़े लिखे हैं, ये आरएसएस के हम ये थे, मतलब हर चीज ये सब आरएसएस के चाल है इस बात को समझना होता है जैसे आपको कहे ना कि जब दाना आप डालिएगा मछली तो फंस जाएगी जब मछली फंस जाएगी या तो पानी में मार दीजिए या उधर मार दीजिए उसी तरह भारत के जो भी लोग हैं प्रबुद्ध लोग हैं या 85% के बहुजन के लोग हैं वो फंस गए हैं पूरा हिंदुत्व में फंस गए हैं। ये हिंदुत्व में वो उन्हें कहीं ना साजिशन के तहत फंसा दिया गया है कहीं मजबूर करके कहीं विवश करके फंसा दिया है अब इसको अब ये आजादी कब मिलेगी अब ये जब जिस तरह इंदिरा गांधी के समय में आंदोलन हुआ था आजादी उसी समय मिलेगी जब आंदोलन होगा तभी आजादी मिलेगी ये तो आजादी नहीं मिलने जा रही है। तो चलिए ये थे पप्पू चमार साहब और जिस तरह से हम बता दें आपको कि जो 15 अगस्त को उन्होंने एक तिरंगे के साथ रोड शो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, दिखावा इनका कहना है कि दिखावा किया गया तो उसी पे हमारी चर्चा हुई और बातें तो फिलहाल बहुत हैं तब तक के लिए दीजिए इजाजत बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ धन्यवाद।